स्कूल नीमका थाना की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार मैं सिकंदर सिंह नायक आपका फिर से स्वागत करता हूं। हमारे पिछली वीडियो में अनिवार्य हिंदी के अंतर्गत जो व्याकरण वाला भाग है उसका एक पाठ अलंकार हमने पिछले वीडियो में शुरू किया। उसके अंतर्गत पहला अलंकार अनुप्रास, वो हमने उस वीडियो में आपको समझाने का प्रयास किया। उम्मीद है उस वीडियो से आपको बहुत फायदा हुआ होगा। अब इसी पाठ्यक्रम के अंतर्गत दूसरा अलंकार हम ले लेते हैं यमक। यमक का अर्थ होता है जोड़ा, युगल भी कह सकते हैं, युग्म भी कह सकते हैं। अर्थात जैसे हम कहते हैं दो हंसों का जोड़ा, तो जाहिर सी बात है दो साथ में होने चाहिए, तब उसको हम जोड़ा कह सकते हैं। एक बहुत सरल सा उदाहरण मैं आपको पहले बताऊं और उसके बाद हम इसकी परिभाषा तय करते हैं। मैंने लिखा काली घटा का घमंड घटा। आप इस पंक्ति को जरा गौर से देखिए। काली घटा का घमंड घटा, चूंकि अनुप्रास आप पढ़ चुके हैं, अतः इस पंक्ति का अर्थ जाने बगैर ही आप ये चीज तो गौर कर पा रहे होंगे कि इसमें घर 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 की आवृत्ति हो रही है, तो अवश्य ही इसमें अनुप्रास तो शामिल है। मगर हम बातचीत कर रहे हैं यमक की, तो आप इसमें देखिए ये जो घटा शब्द है ये दो बार आया है, अर्थात जोड़े से आया है। मगर यदि इस पंक्ति का भावार्थ देखेंगे तो आप देखेंगे कि इन दोनों का अर्थ अलग अलग है। शब्द एक ही है मगर अर्थ अलग अलग है। यहां घटा का अर्थ है बादल और यहां घटा का अर्थ है घटना या कम होना। शब्द एक ही है मगर अर्थ अलग अलग है। अब इस उदाहरण के बाद इस पंक्ति का भावार्थ अगर आप जानेंगे, काली घटा का घमंड घटा, अर्थात काले बादलों का जो गर्व है, अभिमान है, घमंड है, वो कम हो गया। तो इस उदाहरण के आधार पर हम यमक अलंकार की परिभाषा आपको समझाने का प्रयास करते हैं। काव्य में जहां कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए काव्य में, जहां कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए मगर उसका अर्थ अलग अलग हो, तो उसे यमक अलंकार कहते हैं।
यहां आप देख रहे हैं कि घटा शब्द दो बार आया, मगर दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग है। इसी प्रकार से बहुत प्रसिद्ध एक उदाहरण है यमक का, आपने छोटे क्लासों में भी पढ़ा होगा। कनक कनकतै शोभनी मादकता अधिकार वा पाए बोरायजन या पाए बोराय। कनक कनकतै शोभनी मादकता अधिकार वा पाए वा खाए बोराय जग या पाए बोराय। अर्थात कनक शब्द यहां दो बार है। एक बार इसका अर्थ स्वर्ण है और एक बार इसका अर्थ है धतुरा। शब्द कनक ही है, मगर एक बार इसका अर्थ है स्वर्ण अर्थात सोना गोल्ड और दूसरी बार इसका अर्थ है धतुरा। तो कवि कहना क्या चाहते हैं कि स्वर्ण में धतुरे की अपेक्षा 100 गुना ज्यादा नशा होता है, क्योंकि धतुरे को तो खाने के बाद नशा होता है, परंतु स्वर्ण यदि व्यक्ति के पास भी आ जाए, उसकी जेब में अगर स्वर्ण मुद्राएं हो, तो उसको धतुरे की तुलना में 100 गुना ज्यादा अभिमान या नशा हो जाता है। तो यहां भी बात वही है कि शब्द एक से अधिक बार अर्थात कम से कम 2 बार, मगर अर्थ भिन्न भिन्न। ठीक इसी प्रकार से बहुत छोटी कक्षाओं से लेकर बड़ी कक्षाओं तक शायद आपने इस उदाहरण को भी देखा हो। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं। इस प्रकार की एक पूरी सारणी सी है पंक्तियों की। तो उसमें पूरे उस पद में ही यमक अलंकार का उदाहरण है। नगन जड़ाती थी वो नगन जड़ाती है, भूषण की बहुत जबरदस्त पंक्तियां। तो समझने के लिए मेरे ख्याल से इतना आप लोगों के लिए काफी है कि भाई जहां कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए। एक और दोहा मैं आपको उदाहरण स्वरूप बोलकर बताता हूं, लिखकर नहीं बोल करके। तो बारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी वह उर्वशी समान। तो इसमें आप देख रहे हैं उर्वशी शब्द 3 बार है। तो वारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी वह उर्वशी समान। तो इसमें उर्वशी शब्द 3 बार आ गया, मगर तीनों बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न है। तो जरूरी नहीं है कि 2 ही बार आए। सारंग ले सारंग चली सारंग पूग्यो आय, सारंग ले सारंग धर्यो सारंग सारंग माय। इसमें सारंग शब्द बार 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 आ रहा है। यदि उसका अर्थ अलग अलग आ रहा है तो वहां भी यमक अलंकार है। अब हम बात करते हैं यमक के भेद। यमक अलंकार के 2 भेद होते हैं। एक को हम अभंग यमक कहते हैं, दूसरे को सभंग यमक कहते हैं। जैसा कि हमने पिछले उदाहरण में देखा, अभंग यमक, भंग का मतलब होता है टुकड़े करना, तोड़ना,
जहां कोई शब्द काव्य में या काव्य की पंक्तियों में जहां कोई शब्द दो बार पूरा पूरा आए, जैसे हमने लिखा काली घटा का घमंड घटा, तो घटा घटा शब्द दोनों बार पूरा पूरा आया है, उसमें दूसरे शब्द को तोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ रही। फलस्वरूप वो किसका उदाहरण माना जाएगा? अभंग यमक का। मैं उसी को एक बार फिर लिख देता हूं। यहां ये घटा शब्द दोनों बार पूरा पूरा आया है, इसमें किसी शब्द को तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, फलस्वरूप ये अभंग यमक अलंकार का उदाहरण है। अब दूसरे सबंध, जब सबंध को आप समझेंगे तो अभंग को भी समझ जाएंगे बड़ी प्रकार से। सबंध का मतलब तोड़कर। मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूं यहां। मचलते चलते हो तुम वृथा, अर्थात आप बोल रहे हैं चलते शब्द एक बार तो पूरा आया है, मगर दूसरी बार जब मचलते शब्द के हम टुकड़े करते हैं तब जाकर के ये चलते शब्द निकल करके आते हैं। अर्थात चलते चलते ये शब्द दो बार लाने के लिए हमें इस शब्द के टुकड़े करने पड़ते, इसको भंग करना पड़ता है तब जाकर के, और ये चलते शब्द यहां मैं के साथ जुड़ करके मचलता ये शब्द बन रहा है। मचलने का अर्थ है बच्चों की तरह से जिद करना, तो जाहिर सी बात है कि तुम बच्चों की तरह से जिद करते हुए व्यर्थ में ही चल रहे हो। इस पंक्ति का इस प्रकार से भावार्थ निकलता है, तो आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात को कि चलते शब्द एक बार पूरा आया है, मगर दूसरी बार किसी दूसरे शब्द को तोड़ने पर ये निकल करके आता है। आपके पाठ्य पुस्तक में एक उदाहरण है भूषण की पंक्तियों का, बिहारी जी की पंक्तियों में से है। बिहारी जी के दोहे का ये छोटा सा अंश, भूषण कर करकस लगे परस पिछाने जाए। इसी पंक्ति में ये जो सबंध यमक है वो आपको नजर आ रहा होगा। यहां कर एक बार आया, मगर दूसरी बार ये जो कर है वो इस कस के साथ जुड़ करके है, तो यहां कर का अर्थ होता है हाथ, और यहां जब कस के साथ भी कर जोड़ता तो कर्कश, इसका अर्थ होता है कठोर। कहने का तात्पर्य ये है शब्द तो दो बार आ गया, मगर दूसरी बार ये किसी शब्द के साथ जुड़ कर के आया, इसको तोड़ करके ये दोबारा प्राप्त करना पड़ रहा है, और यहां इसका अर्थ कुछ दूसरा बन रहा है। फलस्वरूप इसमें हम सबंध यमक प्राप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप इस यमक अलंकार के भेदों को भली प्रकार से समझ पाए होंगे। अब हम आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत तीसरा अलंकार लेते हैं, श्लेष। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना या चिपका। उदाहरण बाद में देखते हैं, पहले इसकी परिभाषा तय कर लेते हैं। काव्य में जहां
किसी एक ही शब्द के काव्य में जहां किसी एक ही शब्द के प्रसंगानुसार अनेक अर्थ निकलते हैं तो उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। काव्य में जहां किसी एक ही शब्द के प्रसंगानुसार अनेक अर्थ निकलते हो तो उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। और सरल तरीके से अगर कहें तो काव्य की पंक्तियों में कोई शब्द एक ही बार आ रहा है मगर उस भावार्थ के अनुसार उसके अनेक अर्थ निकल रहे हैं, 2, 3 या 3 से अधिक, तो वहां कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार। जैसे बहुत प्रसिद्ध एक उदाहरण है, रहीमन पानी राखी, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। आप देख रहे हैं, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। रहीमदास जी कहते हैं कि पानी को बचा करके रखो, पानी के बगैर सब कुछ सूना हो जाएगा। अब आप नीचे वाली पंक्ति देखिए, पानी गए न उबरे, यदि पानी चला गया तो क्या नहीं बचेगा? उबरे का मतलब बचना होता है। पानी गए न उबरे, पानी के चले जाने पर नहीं बचेगा क्या? मोती में चमक नहीं बचेगी, मनुष्य का मान सम्मान या प्रतिष्ठा नहीं बचेगी, और यदि पानी नहीं होगा तो आटे का भी या चून का भी कोई महत्व नहीं रह जाएगा। तो यहां पानी शब्द के 3 अर्थ, इन तीनों के अनुसार, मोती के अनुसार पानी का अर्थ चमक है, मनुष्य के अनुसार पानी का अर्थ मान है, और चून के लिए पानी शब्द का अर्थ जल। शब्द एक ही है मगर अलग अलग प्रसंग में उसके 3 अर्थ लिए गए हैं। इसका मतलब एक ही शब्द के साथ कई सारे अर्थ चिपके हुए हैं। यदि इस प्रकार की कहीं पंक्तियां आपको नजर आए जहां किसी शब्द के अलग अलग प्रसंग के अनुसार अलग अलग अर्थ नजर आए तो फिर वहां श्लेष अलंकार मौजूद होता है। अब हम बातचीत करते हैं श्लेष के भेद की। मैं इसको मिटा देता हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यमक के 2 भेद होते हैं, अभंग यमक और सभंग। ठीक इसी प्रकार से श्लेष के भी 2 भेद होते हैं, अभंग श्लेष और सभंग श्लेष।
तो जहां एक अर्थ किसी शब्द का निकलता ही है मगर अन्य अर्थ उसी के साथ चिपके हुए वो उस शब्द को अगर तोड़ करके प्राप्त किए जाए तो फिर वहां सबंग श्रेष्ठ होता है। एक उदाहरण मैंने पहले अभंग का दिया, रहीमा में पानी राखी, वहां पानी शब्द के टुकड़े नहीं करने पड़े, लेकिन अलग अलग प्रसंग में उसके 3 अर्थ हमने निकाल लिए। एक और मैं उदाहरण लिख देता हूं, उसे से मिलता जुलता अभंग के लिए। चरण धरत शंका करत भावत नींद न शोर, सुबरन को ढूंढत फिरे, सुबरन को ढूंढत फिरे, कभी कामी अनुचो। चरण धरत शंका करत भावत नींद न शोर, सुबरन को ढूंढत फिरे कवि कामी अनुचो। चरण धरत शंका करत, अब आप नीचे वाली पंक्ति में जब आप देखेंगे तो सुबरन यहां शब्द एक ही है मगर कवि के अनुसार इसका अर्थ अलग है, कामी के अनुसार इसका अर्थ अलग है और चोर के अनुसार इसका अर्थ अलग है। आप इसका भावार्थ समझने का प्रयास कीजिए। कवि के अनुसार इसका अर्थ है सुंदर वर्ण। कवि के लिए वर्ण ही उसकी शक्ति होते हैं। कामी अर्थात व्यभिचारी व्यक्ति, उसके लिए इसका अर्थ है सुंदर रूप या सौंदर्य, और चोर के लिए इसका अर्थ है स्वर्ण या सोना। अब आप इस दोहे का अर्थ समझने का प्रयास कीजिए। चरण धरत शंका करत, चरण किसी दोहे के चौथे भाग को भी कहा जाता है क्योंकि 4 चरणों का एक दोहा होता है। कि कोई भी कवि जब किसी दोहे या किसी पंक्ति की रचना करता है तो वो प्रत्येक चरण बहुत सोच विचार करके रखता है। उसे शंका रहती है कि भैया अच्छा बना है कि नहीं बना। भावत नींद न शोर, उसे ना तो अपनी काव्य रचना करते समय नींद अच्छी लगती है, ना ही शोर शराब उसे अच्छा लगता है। सुवर्ण को ढूंढत फिरे, वो बिल्कुल खामोशी में किसकी तलाश में रहता है? सुंदर सुंदर वर्णों की तलाश में रहता है। ये बातचीत होगी कवि के हिसाब से। फिर हम बात करते हैं कामी पुरुष, जो प्रेमी व्यक्ति है और अपनी प्रेमिका से मिलने अगर जाता है तो उसको भी कदम धरते समय बड़ी शंका रहती है। उसे भी नींद और शोर शराबा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। वो किसकी तलाश में रहता है? सुंदर रूप की या सौंदर्य की तलाश में रहता है। ठीक इसी प्रकार से चोर जो होता है वो भी एक एक कदम आगे रखते समय इसी शंका से ग्रस्त रहता है। उसे भी नींद और शोर शराबा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो किसकी तलाश में रहता है? सोने की तलाश में रहता है। तो शब्द एक ही है सुवर्ण, मगर अर्थ उसके 3 है। तो यहां भी हमने इसके टुकड़े नहीं किए बल्कि पूरा शब्द है और अर्थ 3 है। अतः ये अभंग श्रेष्ठ का उदाहरण माना जाए। अब हम बात करते हैं सबंग श्रेष्ठ की, जहां किसी शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले मगर टुकड़े करने पर। मैं उदाहरण द्वारा स्पष्ट करता हूं इस बात को।
चिरजीवो जोड़ी जुड़े क्यों न स्नेह गंभीर को घटी ये बस भानुजा वे हल धर के वीर। आप इन पंक्तियों को देखेंगे तो मैं इसका भावार्थ पहले बता देता हूं। चिरजीवो जोड़ी जुड़े क्यों न स्नेह गंभीर। ये जोड़ी हमेशा जुड़ी रहे, चिरंजीवी रहे अर्थात हमेशा सलामत रहे। क्यों न स्नेह गंभीर, भला इनमें इतना गहरा प्रेम क्यों न हो। को घटी, इनमें कौन किससे घटता है। यदि ये बस भानुजा है तो वे भी हल करके वीर है। अब ये दोनों शब्दों को हम अलग अलग तोड़ करके एक से अधिक अर्थ निकालेंगे। यहां इसके पहले टुकड़े के रूप में हम लिखेंगे वृषभ प्लस अनुजा। वृषभ का अर्थ होता है बैल और अनुजा का मतलब होता है छोटी बहन। तो बैल की छोटी बहन गाय ही होती है। तो यहां वृषभ भानुजा का एक अर्थ निकलता है गाय। अगर इस तरफ गाय के हिसाब से हम इसका अर्थ निकालें तो हलधर का अर्थ होता है हल को धारण करने वाला अर्थात बैल, और वीर कहते हैं भाई को। तो बैल का भाई बैल ही होगा। तो वो कहते हैं कि ये जोड़ी हमेशा कायम रहे, भला इनके बीच में इतना गहरा प्रेम क्यों ना हो। यदि ये गाय है तो वो भी बैल है। एक अर्थ इसका इस तरीके से निकलेगा। और दूसरा अर्थ जब इस वृषभानुजा शब्द को तोड़ेंगे तो वृषभानु प्लस जा अर्थात वृषभानु की जाई या पुत्री, जा का पुत्री वृषभानु व्यक्ति विशेष का नाम, और वृषभानु की पुत्री का नाम था राधा। और इस तरफ हलधर हम कहते हैं बलराम को, और बलराम के भाई थे कृष्ण। अर्थात ये जोड़ी हमेशा जुड़ी रहे, इन दोनों के बीच में इतना गहरा प्रेम भला क्यों ना हो। इन दोनों में कौन किससे घटता है। यदि ये राधा है तो वो भी श्री कृष्ण है। तो जाहिर सी बात है इस शब्द के और इन शब्दों के समूह के दो टुकड़े हमने किस तरीके से किए। एक बार वृषभ प्लस अनुजा और दूसरी बार वृषभानु प्लस जा। यहां हलधर में एक अर्थ हुआ बैल और दूसरा हुआ बलराम। तो इसका तात्पर्य यह है कि इस वृषभानुजा शब्द के दो तरीके से टुकड़े करने पे दो अर्थ निकले। फलस्वरूप ये कौन से श्रेष्ठ का उदाहरण माना जाएगा, सहंग श्रेष्ठ। आप मेरे द्वारा बताई गई बातचीत को बार बार इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे तो संभवतः अच्छी प्रकार से समझ पाएंगे। आगे बार अलंकार अगले वीडियो।